सोए हुए मतदाताओं से भी वोट डालना। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। चुनाव से पहले अपनी पहली रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसा है तो सभा कैसी होगी। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कब्र में सोए हुए मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए लेकर जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खिलाड़ियों की जुबानी जंग। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक बार फिर पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खिलाड़ियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट चुनाव हारेगी और अगर पार्टी उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी तो वे विनेश के खिलाफ प्रचार करेंगे। ब्रजभूषण सिंह के इस बयान पर बजरंग पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप में हिम्मत है तो आप खूब प्रचार करो, हम कब मना कर रहे हैं। जनता कैसे आपका स्वागत करेगी वो आप विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार में आकर देखो। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस का हाथ थामा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और विवादों में रहने वाले दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी शामिल करते उनका स्वागत किया है। सनातन धर्म को लेकर दिए बयानों से चर्चा में आए राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस और पार्टी के सीनियर नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, बार बार सनातन धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस में शामिल करना कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी को मुबारक हो। उमर अब्दुल्ला के बयान से छिड़ा सियासी संग्राम। जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। अफजल गुरु को लेकर दिए बयान के बाद उमर अब्दुल्ला विपक्ष से घिरे नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों को मौत की सजा दी जाती है तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है। वे आतंकवादियों से समर्थन ले रहे हैं, इसलिए वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। फडणवीस के दावे से एमवीए में बढ़ जाएगी हलचल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है, बल्कि 3-4 अन्य चेहरे हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। मस्जिद की 2.5 मंजिल कौन बना गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शिमला की संजौली में बनी मस्जिद की 2.5 मंजिल कौन बना गया, ये ना तो वक्फ बोर्ड बता पाया और ना ही इसके लिए बनाई गई कमेटी। मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2.5 मंजिल ही बनाई है। इसके अलावा बनाई गई 2.5 मंजिल किसने बनाई, इसके बारे में वक्फ बोर्ड कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उनके फंडिंग को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग आढ़तियों ने भी की है। उनके फंडिंग कैश में आए या चेक में, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो पेश हुए वकील इसका जवाब भी नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि इस बारे में अगली पेशी में जवाब देंगे। विनेश और बजरंग किनके हाथों में खेल रहे थे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया आई है। उनसे जब पूछा गया कि विनेश ने आरोप लगाया कि जब उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर हर एक पार्टी उनके साथ खड़ी थी। इस पर अरुण साव ने कहा कि इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया किनके हाथों में खेल रहे थे। ये कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। बीजेपी हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़ी होती रही है। रिलायंस बनाने जा रही पहली बार कार। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस ग्रुप ने कार मार्केट में बड़ा धमाल मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने
इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए रिलायंस इंफ्रा ने चीन की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD के एक पूर्व अधिकारी को अपने साथ जोड़ लिया है। कांग्रेस के आरोपों पर आया वॉकहार्ट का जवाब। दवा कंपनी वॉकहार्ट मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया जारी की है। वॉकहार्ट ने शेयर बाजारों को एक रेगुलेटरी फाइलिंग के साथ अपना स्टेटमेंट भेजा है। स्टेटमेंट में वॉकहार्ट ने अपनी सहयोगी कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किए गए रेंट के पेमेंट से जुड़े आरोपों को गलत बताया। साथ ही कंपनी ने उसे बाजार नियामक सेबी द्वारा दिए गए आदेश से जोड़े जाने की बात को भी खारिज किया। कांग्रेस के आरोप के बाद शुक्रवार को दवा कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी। 30 लाख करोड़ रुपए का हुआ टाटा ग्रुप। देश का दिग्गज कारोबारी समूह टाटा ग्रुप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 के अंत तक टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30.37 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। एक साल पहले तक यही आंकड़ा 20.71 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष में ही टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा है। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का मुनाफा भी 74% बढ़कर 49,000 करोड़ रुपए हो गया है। हिंदुस्तान का ही हिस्सा था सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा है। पीएम मोदी ने भारत में कई सिंगापुर बनाने की बात कही है। सिंगापुर 719 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा टापू देश है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और अमीर देशों में होती है। भारत के सामने सिंगापुर इतना छोटा है कि उसके जितने पता नहीं कितने ही देश भारत में समा सकते हैं। पीएम मोदी का अपने 10 साल के कार्यकाल में सिंगापुर का यह छठा दौरा था। दोनों देशों के रिश्तों में जो मजबूती आई है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और सिंगापुर का कनेक्शन हजारों साल पुराना है। शायद तब का जब सिंगापुर सिंहपुरा हुआ करता था, या फिर उससे भी पुराना जब इसे तेमासेक के नाम से जाना जाता था। पाक नागरिक कनाडा से गिरफ्तार। कनाडा में रह रहे पाकिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आतंकी संगठन ISIS के समर्थन में न्यूयॉर्क शहर में हमले की योजना बनाने का आरोप लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कनाडा में रहने वाले 20 साल के मोहम्मद शाहजेब खान को 4 सितंबर को कनाडा अमेरिका सीमा से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद शाहजेब खान पर इस साल 7 अक्टूबर के आसपास तथाकथित इस्लामिक स्टेट के नाम पर अधिक से अधिक यहूदी लोगों को मारने के लिए न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। फिर डरा रही बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां। बुल्गारिया के नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा बेंगा की भविष्यवाणी लोगों को डरा रही है। दरअसल उन्होंने ये भविष्यवाणी 1996 में अपनी मौत के पहले की थी। उन्होंने मानवता के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने अगले साल यानी 2025 में भी दुनिया में तबाही की शुरुआत का जिक्र किया है। बाबा बेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में यूरोप में एक बड़ा संघर्ष होगा, जिससे इसकी जनसंख्या में भारी कमी आएगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि 2028 तक मानवता के जीवित रहने के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश में लोग शुक्र पर पहुंच जाएंगे। मुंबई से फ्रैंकफर्ट पर जा रही फ्लाइट को मिली धमकी। मुंबई से फ्रैंकफर्ट पर जा रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 27 को सुरक्षा कारणों से तुर्की के एर्जुरम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस प्लेन के शौचालय में एक टिश्यू पेपर पर विमान में बम है लिखा मैसेज मिला था, जिस वजह से रूट डाइवर्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट सुरक्षित रूप से एर्जुरम पहुंच गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान ने चली चाल। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इस बीच पाकिस्तान ने 29 और 30 अगस्त को कैमरून में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में 57 मुस्लिम देशों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने OIC का कश्मीर मुद्दे पर ध्यान खींचते हुए कहा कि भारत अवैध तरीके से जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करके अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे डर और धमकी का माहौल बन रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।